नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। खबर लखनऊ से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल मंत्रियों की बैठक बुलाई। कल शाम 4:30 बजे मंत्रियों की बैठक है। मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी बैठक लेंगे। उपचुनाव की तैयारी, स्वच्छता पखवाड़ा पर चर्चा होगी। सदस्यता अभियान को लेकर भी चर्चा होगी। सीएम प्रभारी मंत्रियों से जिलों की रिपोर्ट ले सकते हैं मुख्यमंत्री। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो सीएम प्रभारी मंत्रियों से जिलों की रिपोर्ट ले सकते हैं। और कल शाम 4:30 बजे मंत्रियों की बैठक है। मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी और उपचुनाव की तैयारी को लेकर स्वच्छता पखवाड़ा पर भी चर्चा होगी। स्वच्छता अभियान को लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। आसिफ, कल ये जो मुख्यमंत्री आवास पर ये बैठक होगी, इसमें कौन कौन से मंत्री शामिल होने जा रहे हैं और क्या कुछ इस बैठक से निर्णय निकल सकता है, क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं? आसिफ, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही हमारे तक, हम फिर आपका रुख करेंगे। तो सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा होगी। कल शाम 4:30 बजे मंत्रियों की बैठक होगी। मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी बैठक लेंगे और उपचुनाव की तैयारी। तो आसिफ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं फिर से हमारे साथ। आसिफ, कल जो ये मंत्रियों की बैठक होने जा रही है सीएम आवास पर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक को ले रहे हैं। इस बैठक में कौन कौन से मंत्री शामिल होंगे? दूसरा, इस बैठक से क्या कुछ बाहर हमें निकलता हुआ दिखाई देगा? क्या कुछ बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं कल इस बैठक में? देखिए सीएम, कल होने वाली बैठक को लेकर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से एक पत्र भी जारी हो चुका है और कैबिनेट की बैठक में सभी दर्जा प्राप्त मंत्री और साथ साथ सभी मंत्री इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। और साथ ही जिस तरह से जो चुनाव होने हैं चुनाव को लेकर यह एक बड़ी बैठक भी मानी जा रही है, क्योंकि लगातार यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रियों से हर चीज का ब्यौरा और रिपोर्ट मांग रहे हैं। कल जो बैठक होगी उसमें 10 सीटों को लेकर एक बड़ी तैयारी रूप से भी देखा जा रहा है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रियों से, क्योंकि सीएम ने 10 सीटों के चुनाव के लिए 30 मंत्रियों की फौज बनाई है। यह मंत्री लगातार रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, कहाँ क्या खामियां हैं उसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। जनता की क्या डिमांड है उसकी रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है। तो कल होने वाली बैठक में सबसे पहले यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ 10 सीटों को लेकर एक रिपोर्ट जो तैयार की है मंत्रियों ने, वह रिपोर्ट देखेंगे। इसके साथ ही साथ जनता से जुड़े मुद्दे को लेकर भी प्रस्ताव भी पास हो सकते हैं। जो जनता से सरोकार है, चाहे कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह से बीजेपी सरकार एक्शन मोड में है, वही दूसरी तरफ कई ऐसी परियोजनाएं हैं, योजनाएं हैं जिससे जनता को सीधा सीधा लाभ हो सके, इस पर भी चर्चा होगी, प्रस्ताव पास हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात है कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक में कल दोनों डिप्टी सीएम, चाहे ब्रजेश पाठक की बात करें या इसके अलावा जो अन्य मंत्री हैं, चाहे आसिफ, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इस वक्त उपचुनाव की तैयारी चल रही है, सभी को अलग अलग सीट की जिम्मेदारी दे दी गई है और सबको जमीन पर छोड़ दिया गया है कि आप जाइए और पूरी तैयारी करिए। साथ ही साथ सिर्फ उपचुनाव ही नहीं, साथ ही साथ स्वच्छता अभियान का भी जिक्र हो रहा है। इसके बाद हर जिलों की रिपोर्ट क्या है? तो यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छूट जो दी है मुख्यमंत्रियों की, कल उसका एक तरीके से कहें कि पेरेंट टीचर मीटिंग है, उसमें बुलाकर सबसे ब्यौरा लिया जाएगा कि छूट देने के बाद पूर्णतया काम करने का जो है उसके बाद का क्या परिणाम है। तो कल एक तरीके से पेरेंट टीचर मीटिंग कह सकते हैं इसको। निश्चित तौर पर जिस तरह से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों की फौज मैदान में उतारी है और साथ ही साथ इस तरह से एक लक्ष्य रखा है
सीएम ने, और सीएम ने खुद 10 सीटों पर चुनाव में जो जीत है होनी है उसकी कमान संभाली है। और खासकर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या की मिल्कीपुर और अम्बेडकर नगर की कटेरी सीट को लेकर बेहद गंभीर है। और जिस तरह से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी मोड में दिख रहे हैं और इस दौरान वह जो जनता से जुड़ी समस्याएं हैं उसको भी उसके बारे में भी जानकारी ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कल जो रिपोर्ट मांगी जाएगी, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा था कि वह एक रिपोर्ट तैयार करें कि आखिर जनता क्या चाहती है, किसमें उसकी खुशी है। क्योंकि लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद इस तरह से समाजवादी पार्टी का जो शाही हुआ है, वहीं कहीं न कहीं बीजेपी की जो है पेंशन भी बढ़ गई थी। और इस पेंशन के खात्मे के लिए ही यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव की सारी बागडोर अपने हाथों में ले रखी है। यह कहा जा सकता है कि फुल चुनावी मोड में आज के सीएम योगी आदित्यनाथ कल अपने सभी मंत्रियों से ब्यौरा तलब करेंगे, रिपोर्ट मांगेंगे और रायशुमारी भी करेंगे। और इसके अलावा ऐसी कई योजनाएं जो चल रही है, जो जनता से सरोकार है, वह योजनाएं लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, इसका भी ब्यौरा सीएम योगी आदित्यनाथ मांगेंगे। इसके अलावा जिस तरह से मंत्रियों में कहीं न कहीं। आसिफ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सीएम प्रभारी मंत्रियों से जिलों की रिपोर्ट भी ले सकते हैं, स्वच्छता अभियान पर भी रिपोर्ट लेंगे और उपचुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन हुआ, जहां राजस्थान के उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर से इंडिया वॉइस के संवाददाता कुलदीप सैनी ने खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। राजस्थान हाथ फैलाए खड़ा है और दुनिया भर की नजरें राजस्थान पर है। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर हमारे साथ हैं। मंत्री जी, इस बार राजस्थान पूरे विदेश की ओर अपने हाथ फैलाए खड़ा है, क्या कुछ इस बार की तैयारी? एक लक्ष्य के साथ काम हो रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतने बड़े बड़े जो काम करे, एक पूरे दुनिया के अंदर भारत की इमेज शानदार बना दी, एक स्टेबल सरकार है, एक लक्ष्य हो गया कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे भारत में बहुत शानदार बन रहा है, तो दुनिया आज निवेश करना चाहती है। और तीसरी सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बनने के लिए हर राज्य को कदम बढ़ाने हैं। और हमारे तो युवा, बड़ी आबादी में हमारे युवा हैं, हमारे पास जमीन बहुत है, ज्योग्राफिक एरिया, भूगोलिक क्षेत्र हमारे पास बहुत बड़ा है, सौर ऊर्जा हमारे पास बहुत शानदार है, हमारे पास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। इन सब का फायदा हम तभी उठा सकते हैं जब एक पॉलिटिकल विल, इच्छा शक्ति से सरकार काम करे। और ये राइजिंग राजस्थान जो ग्लोबल मीट है, ये उसी का एक उदाहरण है कि इस समिट से पहले से ही 9 विभाग ऐसे होंगे जिनकी प्री समिट शुरू हो जाएगी। उदाहरण के तौर पे अगर बिजली विभाग बिजली से कोई काम करना चाहता है तो बिजली विभाग के साथ पहले ही बातचीत शुरू हो जाएगी। और हम यकीन करेंगे कि ये एमओयू केवल कागज में नहीं रहे, फाइलों में नहीं रहे, इसको धरातल पे उतारेंगे। हमारे पास समय भी है, इसीलिए हमने सरकार के पहले कार्यकाल के अंदर ही ये राइजिंग राजस्थान हमने समिट रखा है, ताकि इसको हम धरातल पे उतार सकें। जैसे विदेशों को इस बार निवेश के लिए बुलाया गया है, एयर कार्गो पिछली सरकार में भी एमओयू हुए, इस बार अगर वो निवेश के लिए तैयार होते हैं, उनके लिए क्या धरातल पर काम होगा? और जहां हम देख रहे हैं पिछले साल अडानी ग्रुप ने एक बड़ा इन्वेस्ट किया था, और क्या इस बार ये अंदेशा है किसी? इसके ऊपर हम पहले ही कदम उठा चुके हैं। एयर कार्गो की फैसिलिटी जो है वो जो हमारा एमओयू हुआ था उस हिसाब से जिम्मेदारी हमने दी है। जो हमारा टर्मिनल है उसमें और सुधार हो रहा है, और एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कोटा के अंदर बन रहा है। एविएशन फ्यूल था उसके ऊपर वैट हमने पता नहीं 28% था, उससे घटाकर 2% कर दिया है। अब एविएशन स्कूल खुल रहे हैं। इस तरह से एविएशन सेक्टर के अंदर भी हमारा काम हो रहा है। अन्य कई सेक्टर हैं जिसके अंदर हमारा काम हो रहा है। भारत से मैंने कहा कि इन्वेस्टर्स की बात करें, क्या अडानी ग्रुप और बड़े ग्रुप्स के साथ राजस्थान सरकार का किसी तरह कई सारे ग्रुप्स हैं जिनके साथ काम हो रहा है, एमओयूज हुए हैं, और अब जब धरातल पे उतरेंगे तो आप सबको दिखेंगे। धन्यवाद। ये थे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर। और जहां हम बात करें राजस्थान में राइजिंग राजस्थान होने जा रहा है और जिसकी तैयारियां राजस्थान में जोरों शोरों से, और उसके तमाम चीजों को लेकर जयपुर में आज विशेष कार्यक्रम रखा गया। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ में कुलदीप, इंडिया वॉइस जयपुर। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सिख समुदाय वाले बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी राहुल गांधी के बयान की आलोचना कर रही है और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। आज दिल्ली के विज्ञान भवन के पास सैकड़ों की संख्या में सिख समुदाय के लोगों ने धरना प्रदर्शन करते हुए राहुल गांधी से बयान को लेकर माफी मांगने की बात कही, जिसके साथ ही इंडिया वॉइस के संवाददाता नितिन चौधरी ने प्रदर्शनकारियों से खास बातचीत की है। सुनिए। इस समय कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदेश यात्रा के दौरे पे, जहां उन्होंने सिख धर्म को लेकर जो एक बयान दिया, तो हमारे साथ में कुछ सिख लोग हैं। सर, जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने बयान दिया है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहते हो? राहुल गांधी जी ने बहुत शर्मसार बयान दिया है। उनसे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। विदेश में जाकर जो इंडिया की नीति है, जो उनको खराब करें, इंडिया की छवि को खराब कर रहे हैं, इनको शोभा नहीं देता है। वैसे नेता प्रतिपक्ष बने बैठे हैं, पीएम की दावेदारी करते हैं ये, और विदेश में जाकर बयान इतने उल्टे सीधे देते हैं। शुरू से इनका काम रहा जातिवाद कर फैलाओ, मतभेद फैलाओ, धर्म के नाम पर लड़ाओ, हिंदुस्तान को बर्बाद करो। जिस तरह से आज मोदी जी 10 साल में यहाँ तक हिंदुस्तान को लेकर आए हैं, वो कांग्रेस से हजम नहीं हो रहा है। कांग्रेस चाहती है मोदी जी अगर 10 साल हो रह गए तो देश को आज विश्व गुरु बनने से कोई नहीं सकता। वही कांग्रेस को खल रही है बात। कांग्रेस चाहती है जैसे ये देश पहले जातिवाद में बटा हुआ था, इसी तरह से जातिवाद में बटा रहे, विकास, देश का विकास ना हो, देश विश्व गुरु ना बने। इसलिए इनके नेता उल्टी सीधे बयानबाजी करते हैं, विदेशों में जाकर हिंदुस्तान की छवि खराब बताते हैं, जबकि हिंदुस्तान का बच्चा आज इतना एजुकेट की बात करता है, शिक्षा की बात करता है। कांग्रेस के टाइम में वही बच्चा आपको देखने को मिलेगा कि जैसे शिक्षा की कोई नीति कोई नीति। आज शिक्षा का इतना सिस्टम इन्होंने उठा दिया है, वो कांग्रेस पार्टी पे देखा नहीं जा रहा। विकास की रफ्तार नहीं देखी जा रही है। सर, इसका बयान जो है पन्नू ने भी किया, समर्थन दिया है कि लगातार कि राहुल गांधी ने एकदम अच्छा कहा है। किसी ने देखो, पन्नू तो पहले से ही देशद्रोही है। वो तो हम पहले से कभी वो खालिस्तान की मांग करता है, कभी किसी चीज़ की मांग करता है। तो ये तो इस देश के बारे में सोचेंगे ना सिखों के बारे में सोचेंगे। अगर इन्होंने सिखों के बारे में सोचना होता तो इन्हें ऐसी बातें ही नहीं करनी चाहिए, टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और रही राहुल गांधी की बात, राहुल गांधी ने तो आज तक कोई बयान ढंग का दिया ही नहीं है किसी भी। और मैं तो यही कहता हूँ बार बार कि राहुल गांधी ने अगर ये बयान दिया तो सामने आके सिखों के सामना करे। उसको पता लग जाएगा कि सिख पगड़ी पहनने से डरता है या कड़ा पहनने से डरता है या किस चीज़ से डरता है। वो हर 15 दिन तो विदेश भागा होता है। किस लिए? इन्हें देश की कोई परवाह नहीं है, इन्हें कोई परवाह किसी जाति बिरादरी की नहीं है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बना के हर किसी धर्म को, हर किसी जाति को लूटा है। और ये लूटते हैं। पिछले 70 सालों में इन्होंने यही किया है। अब जो मोदी सरकार आई है तो इन्होंने सिखों के बारे में भी कुछ अच्छा किया है। तो इनको ये चीजें कांग्रेस को जो 70 साल में नहीं कर पाई, इन्हें हजम नहीं। इन्होंने 84 में सिखों का मतलब कत्लेआम कराया। कौन सी कम्युनिटी का इन्होंने कत्लेआम नहीं कराया? इन्होंने सब कम्युनिटी का कत्लेआम कराया। तो ये बोखला गए हैं विपक्ष में बैठ गए, क्योंकि सत्ता निकल गई है। जो इन्होंने कमाया खाया था सब उड़ गया। अब ये खा नहीं पा रहे हैं कुछ। अब ये सारे जमानत पे बाहर हैं। इनको ये नहीं पता कब ये अंदर चले जाएं। मैं तो कहता हूँ कि इतना दम है तो किसी सिख के सामने आके बात करें, उनको पता लग जाएगा कि सिख पगड़ी पहनने से डरता है या कड़ा पहनने से डरता है। ये तो सामने विदेश में बैठ के तो कोई भी बात कर दे, मैं भी किसी के बारे में बोल दूंगा। सामने आके बात करे। अब सिख डरने वाला नहीं है, ना सिख कौम डरी है ना डरेगी, ना पहले डरी, ना अब डरी, ना आगे डरेगी। ये कहते हैं ना 2-2.5% है, 2-2.5% ही बहुत भारी है, बहुत भारी है हर चीज में। ये सरकारों को याद दिला देंगे। हमारा इतिहास उठाओ, हमारा इतिहास बोलता है, हम नहीं बोलते, हमारा इतिहास बोलता है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की बहू पर्णा यादव ने उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया है। यहां उन्होंने कहा कि पद को लेकर उनकी कोई नाराजगी नहीं थी। आज राधाष्टमी है, इसलिए आज पद संभाला है। पर्णा यादव ने सीएम योगी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। मैं समझती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश सरकार ने मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी है। मेरा काम आप सब लोग जानते हैं कि महिलाओं पर ही आधारित रहता है ज़्यादातर। मैं लगातार जो है 2014 से मेरे साथ कई लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने जो है जगह जगह मुझे देखा होगा काम करते हुए। और चाहे निर्भया का धरना प्रदर्शन हो, चाहे जो है इस समय बंगाल पे जो भी कुछ हुआ हो, लगातार मैं काम करती आई हूँ। और मैं प्रदेश सरकार का, अपने नेतृत्व का, संगठन का। तो विश्व हिंदू परिषद ने, रक्षा परिषद ने आज भारत सरकार से भी मांग की है कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को रोका जाए और वहां के तत्काल
तत्काल प्रधानमंत्री को आदेश भी दिया जाए ताकि वहां पर हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ये मांग करता है देखिए, पूरे भारत में इस मुद्दे को विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने ही इसको उठाया है और विश्व के विभिन्न जगहों पर हमारे हिंदू एकता संगठित होकर के विश्व हिंदू रक्षा परिषद के लोग बड़े पैमाने पर सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, बांग्लादेश में जिस तरह से कटते हिंदू और टूटते मंदिर पर पूरा विश्व चुप है, आज कहीं किसी अन्य समाज के साथ ऐसा होता तो शायद पूरा विश्व जान जाता। लेकिन हमारे छोटे छोटे बच्चे जो असहाय हो चुके हैं और उनके दवा तक के पैसे नहीं है, हजारों बांध। तो वहीं लखनऊ के चिन्हट इलाके में दूसरे समुदाय के लोगों ने गणेश चतुर्थी के आयोजन पर पथराव किया। आरती के समय पहुंचे 20 से 25 लोगों ने पंडाल में ईंट और पत्थर मार दिए, जिससे पूजा में स्थापित कलश टूट गया। घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई। शिकायत के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। आपको बता दें कि चिन्हट के कस्बा स्थित छोटी मस्जिद के पास पुराने डाकघर के पीछे गंगा विहार कॉलोनी में बीती रात बवाल हो गया। गणेश चतुर्थी के आयोजन के दौरान इस्लामिक झंडा लेकर और अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए कुछ लोग वहां से गुजरे। विरोध करने पर आरती में शामिल होने वालों को धमकी दी, जिसके बाद 20 से 25 मुस्लिम युवक आए और गणेश प्रतिमा को तोड़ने की कोशिश की। तो वहीं अमेठी से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां घर में सो रही 3 साल की नाबालिग बच्ची को घर से एक युवक उठाकर जंगल ले गया। नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और जिसमें बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल हुई बच्ची को परिजन घंटों ढूंढते रहे। बच्ची के गायब होने पर जानकारी पड़ोसियों ने पुलिस के साथ बच्ची को ढूंढने की कोशिश की और बच्ची जंगल में मिली। तो वहीं पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला अमेठी के जायज कोतवाली क्षेत्र कस्बे का है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गाजियाबाद लोनी से बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर एक बार फिर अपने बयान से सुर्खियों में छाए हुए हैं। ई रिक्शा वाले मामले को लेकर विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि अगर ई रिक्शा वाले मामले में अगर आदेश वापस नहीं लिया गया तो मैं 1857 वाली क्रांति का सिपाही बनकर पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को बंद करने के लिए ऑफिस में तालाबंदी कर दूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं हर गरीब के साथ हूं। और आपको बता दें कि कमिश्नर गाजियाबाद ने 2 रूट पर शहर के अंदर ई रिक्शा का संचालन बंद किया है, जिसके बाद बीते दिन ई रिक्शा संचालकों ने विरोध किया था और जाम भी लगाया था। इसके बाद पुलिस ने ई रिक्शा चालकों के ई रिक्शा सीज कर एफआईआर दर्ज की थी। तो अगली खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां सोशल मीडिया रील बनाना एक परिवार को भारी पड़ गया। लखीमपुर खीरी के उमरिया गांव के पास ट्रेन की चपेट में आने से पति पत्नी और एक बच्चे की मौत हो गई। रील बनाते समय ये हादसा हुआ और जहां एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक सीतापुर लहर के रहने वाले। खबर बिजनौर से है, जहां इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य के साथ छात्रों ने मारपीट कर दी। प्रधानाचार्य ने छेड़छाड़ को लेकर छात्र को डांटा था। प्रधानाचार्य को पुलिस ने मेडिकल परीक्षण किया और पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच भी शुरू कर दी है। तो खबर देवरिया जनपद से है, जहां नगर पालिका कार्यालय में सभासदों ने राजस्व वसूली कर्मचारी को वाद विवाद में जमकर पीट दिया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और पुलिस ने 4 नामजद और दर्जनों अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी सभासदों की गिरफ्तारी के लिए कर्मचारियों ने कार्य बाधित कर नगर पालिका में धरना दिया। कार्य बाधित होने से शहरों में कचड़े का अंबार लगा है। यात्री कचड़े की बदबू से परेशान है। प्रदेश के सभी नगर पालिका और नगर निगम के कर्मचारी समर्थन में उतरे। तो अगली खबर हरदोई से है, जहां मेडिकल कॉलेज से दिव्यांग ट्राई साइकिल पर एक अधेड़ के शव को ले जाते समय रोते बिलखते परिजनों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
आपको बता दें कि कोतवाली शहर इलाके में मोहल्ला चिलपुरवा निवासी राजाराम की मौत हो गई थी। राजाराम को यूरिन इन्फेक्शन के कारण मेडिकल कॉलेज लाया गया था, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों को न तो शव वाहन मिला और न ही कोई स्ट्रेचर ही। नतीजन मृतक के परिजन दिव्यांग ट्राईसाइकिल पर मृतक के शव को रखकर रोते बिलखते घर पहुंचे। तो खबर मेरठ से है, जहां राशन डीलरों ने लोगों की पिटाई कर पथराव कर दिया। दबंग डीलरों के पथराव से कई लोग घायल हो गए। कई लोगों ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई। 6 से अधिक लोगों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। इस पूरे मामले में मारपीट और पथराव की लाइव वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि कम राशन बांटने की शिकायत पर प्रशासन की टीम जांच के लिए पहुंची। वहीं रायबरेली से 2 दर्जन से अधिक लोगों द्वारा मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर लोगों पर कार्रवाई की है और पूरा मामला नसीराबाद क्षेत्र के बभनपुर गांव का है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर वाराणसी से, जहां वाराणसी के भेलूपुर थाना अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर प्रदर्शन करने गए ई रिक्शा चालकों को पुलिस फोर्स ने गुरु धाम चौराहे पर ही रोक लिया। ई रिक्शा चालकों का यह कहना था कि ई रिक्शा चालकों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति अत्यंत दयनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 2016 में वाराणसी में ई रिक्शा की शुरुआत की थी, जिसे रोजगार के एक साधन के रूप में प्रोत्साहित किया गया। कम पढ़े लिखे लोगों के लिए ई रिक्शा एक आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन का सशक्त माध्यम है। आज वाराणसी में 25,000 से अधिक ई रिक्शा चालक अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए इस पेशे पर निर्भर है। प्रधानमंत्री जनसंपर्क कार्यालय पर जन सुनवाई कर रहे विधायक सौरभ श्रीवास्तव में ई रिक्शा चालकों से मुलाकात कर उनकी बातें सुनी और उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण करने का आश्वासन दिया। हम मसरीन हैं, हम घर में साड़ी बनाते थे, वो भी बंद हो गया। कोई रोजगार हम लोग के लिए नहीं है, सिवाय हमारे हस्बैंड टोटो चलाते थे, उससे खर्चा घर का किराया भी देते थे, किराए पे गए रहे, मीटिंग का रुपया लोन भी भरते थे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब दाल रोटी हम लोगों का चल। जब से टोटो 1 हफ्ता से बन गया, हमारे घर में 4 दिन से आगे नहीं भरी हुई है। ये 4 बच्चे भूखे, एक सुबह से हम लोग वहाँ से पैदल आ रहे हैं। चक्कर आ गया। मोदी सरकार एरिया बदल देगा। 3 किलोमीटर कितना चलाएंगे, कितना कमाएंगे भैया। हम लोग बहुत परेशान, मुसीबत में आ गए। हमारे जिम्मे 2 लाख का खर्चा है, अगर हम खर्चा नहीं करेंगे हमारे घर पर ताला लगा देगी सरकार। हमारा मोदी जी से यही निवेदन है कि हम लोगों की मांगे पूरी करे, हमारे बच्चों का भविष्य। इन लोगों की पढ़ाई लिखाई बंद हो गई, हम बहुत मुसीबत में खड़े हो गए हैं। जान देने के सिवा कोई रास्ता नहीं दिखा। एक सुबह से ये बच्चे सब भूखे। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।